औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएससी हब। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। मैं लेक्चर डिलीवर करने से पहले आपको वे ऑफ मेथड बताना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा। तो सबसे पहले बात यह है कि ये जो स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं, ये इनका जो प्योरली मकसद है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने कोशिश की है कि इनमें जो मैंने डाटा पुट किया है वो मैक्सिमम जो है ना, वो मैं आपकी टेक्स्ट बुक, जो पंजाब टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की, वहाँ से लूँ। और जहाँ कहीं भी मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इस कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे आउट ऑफ द बुक जाना पड़ा, वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स को कोट किया हुआ है। बाकी आपने अपनी प्रिपरेशन जो है ना, वो कोशिश करनी है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक से ही करनी है। आपने, चूंकि आपका पेपर हर चीज़ जो है ना वही बुक से आनी है, आपने उसको ही फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट्स के लिए आपने इन लेक्चर्स को मद्देनज़र रखना है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। सबसे पहला जो आर्टिकल है चैप्टर नंबर 1 का, जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, वो एटम के रिलेटेड है। तो एटम के बारे में आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। केमिस्ट्री चूंकि आप पढ़ के आए हो, तो एटम के बारे में थोड़ा बहुत आपको हो नो लाजमी होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, प्रोटॉन्स मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। आपको इतना पता है। लेकिन इस चैप्टर के आगाज में हम एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे कि आज से बहुत अरसा पहले इंसान क्या सोचता था कि इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो कैसे बनी हैं, किन चीजों से मिलके बनी हुई हैं। देन वो सोच ने ही ये एटम की थ्योरी, ये एटॉमिक थ्योरी जो आज हम पढ़ते हैं, हर चीज एटम से मिलके बनी हुई है, उसी सोच ने इस चीज को जन्म दिया। उसी सोच की वजह से आज हम इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं कि हमें हर चीज का पता है कि वाटर H2O, उसमें हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है। तो आज हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ही पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसान ने ये सोचा। तो चलें चलते हैं जी। सबसे पहले, लॉन्ग टाइम अगो इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। बहुत अरसा पहले, कितना अरसा पहले की बात है। ये ऊपर एटम के साथ मैंने ब्रैकेट में वो ईरा लिखा हुआ है, वो दौर लिखा हुआ है, कितनी देर पहले की बात है। 450 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 450 साल पहले की बात है। तब इंसान ये सोचा करता था कि मैटर जो है ना, वो छोटे छोटे ना तकसीम होने वाले पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब ये जो लाइन लिखी गई है, ये लाइन ऐसे ही नहीं लिख दी गई, बल्कि इसके पीछे भी बहुत लोगों की मेहनत है। पहले बहुत इख्तलाफात थे, कुछ इसके हक में नहीं थे लोग। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट, वो ग्रीक फिलोसफर्स का दौर था। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि हमारे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आजकल सुपर पावर में है। सारी जो डेवलपमेंट है अमेरिका में, हम अगर कोई भी डेवलपमेंट की बात की जाए तो जहन में हमारे जो आइडियल कंट्री आती है वो अमेरिका ही आती है। इसी तरह से जो वो दौर था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 450 साल पहले की बात थी। तब जो ग्रीक लोग थे, यूनान के रहने वाले लोग थे, वो बहुत तरक्की याफ्ता लोग थे, वो सुपर पावर थे उस दौर के। तो इसीलिए बुक में रेफरेंस दिया गया ग्रीक फिलोसफर्स का। उनके आइडियाज क्या थे कि इर्द गिर्द जो मौजूद मैटर है वो किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो ये दो उस दौर के माने तराने, जो आप कह सकते हो कि बहुत फेमस फिलोसफर्स थे। तो इनके आइडियाज क्या थे एटम के बारे में, इनको हम ना अगली स्लाइड में देखते हैं। देन फिर आपको पता चलेगा। फिर आपके जहन में एक क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए था कि एटम को एटम कहते क्यों हैं। तो आपको इस चीज का भी आंसर इंशाल्लाह अगली स्लाइड में मिलेगा। हम इन दोनों के आइडियाज को कंपेयर करेंगे कि अरिस्टोटल भाईजान का क्या कहना था कि जो मैटर है वो किस तरह से बना हुआ है, और जो डेमोक्रेटस था इसका क्या कहना था कि जो मैटर है वो किस तरह से बना हुआ है। तो चलें चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के आइडियाज़ को हम कंपेयर करते हैं कि इन दोनों का क्या कहना था कि इर्द गिर्द जो भी हमारे मैटर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ चेयर जिस पे आप बैठे हुए हैं,
जिस फ़ोन या लैपटॉप पे आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो भी मैटर में आ जाता है, वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम एरिस्टोटल के आइडिया को डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल डिड नॉट बिलीव दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एरिस्टोटल का ये बिलीव नहीं था, उसका ये मानना नहीं था कि एटम जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसे आज हम एटम कहते हैं। बट उसका ये कहना था कि जितना भी जो मैटर है ना वो इन चार चीजों से मिलके बना हुआ है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। इन चारों चीजों को मिलाया जाए तो आपका इर्द गिर्द जितना भी मैटर है ना वो वजूद में आ जाता है, वो बन जाता है। लेकिन डेमोक्रेटस का इसके बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया था। उसका ये कहना था कि मैटर जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। वो इसकी एग्जांपल इस तरह से दिया करता था, वो कहा करता था आप एक सेब लें, सेब तो आप सबने खाया ही होगा, तो सेब का वर्ड बोल के ना मुझे कोड याद आ गई है। वो कहते हैं कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो डेली सेब खाया करें, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो वो कहा करता था कि अगर आप एक सेब लें, उसको कट करें दो हिस्सों में, देन उसको चार हिस्सों में कट करें, देन आठ हिस्सों में, उसको कट करते चले जाएं करते चले जाएं, एक स्टेज ऐसी लाजमी आएगी कि आप उसके मजीद हिस्से नहीं कर सकोगे। इतना छोटा हिस्सा आपको अचीव हो जाएगा कि आप उसको मजीद कट करके दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकोगे। वो जो हिस्सा आपको अचीव होगा उसी हिस्से को आप आपस में जोड़ना स्टार्ट कर दो, जोड़ी जाओ, आपके पास फिर से एप्पल एप्पल जो है ना वो बन जाएगा। इसी तरह से वो कहा करता था कोई भी चीज आपके इर्द गिर्द जो आपको नजर आ रही है उसको पकड़ो, उसके हिस्से करने स्टार्ट करो। एक पॉइंट ऐसा लाजमी आएगा जिस पॉइंट पे जाके आप उसको मजीद तोड़ नहीं सकोगे। बेसिकली हर जो चीज है ना उसी छोटे से टुकड़े से मिलके बनी हुई है। ये उसका आइडिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मैं आपको जो पीछे वाली स्लाइड में बता के आया हूँ कि एटम को एटम कहते क्यों है, इस आंसर का जवाब देना चाहूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली जो ये जो दो बंदे थे ना ये यूनान के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। तो यूनानी जुबान में हर वो चीज जिसको आप मजीद नहीं तोड़ सकते, जिसको आप मजीद दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, जिसको हम इंग्लिश में जिसके लिए वर्ड इनडिविजिबल यूज करते हैं, सिंपली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली यूनानी जुबान में हर वो चीज जिसको आप मजीद नहीं तोड़ सकते उसके लिए वर्ड एटम यूज किया जाता था। इसलिए हम एटम को एटम कहते हैं और इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब हम 17th सेंचुरी पे जाएंगे कि 17th सेंचुरी में एटम पे किस तरह से सर्च की गई और 17th सेंचुरी में क्या सोचा जाता था एटम के बारे में। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स 17th सेंचुरी में भी एटम पे बहुत सारा काम हुआ। एटॉमिक थ्योरी को डेवलप करने में 17th सेंचुरी का जो दौर था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौर में दो मेजर काम हुए थे, इनको आपकी बुक में दो पॉइंट में लिखा गया, तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस डिस्क्लोज दैट few elements were the components of many other substances। अब इस लाइन का क्या मतलब है, सबसे पहले आप क्वांटिटेटिव स्टडी को समझें कि क्वांटिटेटिव स्टडी होती क्या है। तो इस क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, क्वालिटेटिव स्टडी होती है। इन दोनों को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। लेट्स सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मेरा बच्चा मुझे बताओ कि जो वाटर है वो किन किन एटम्स से मिलके बना हुआ है। तो आप चूंकि साइंटिस्ट हो, केमिस्ट हो, तो आप फौरन मुझे जवाब दोगे कि सर जो वाटर है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो मैं कहूँगा फाइन, बहुत अच्छे। तो देन मैं आपसे अगला क्वेश्चन करूंगा, ठीक है बेटा, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अब मुझे शाबाश आप ये बताओ कि कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो आप एक मिनट के लिए सोचोगे, फॉर्मूला आपके जहन में आएगा H2O। H2O मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ वाटर। तो आप मुझे आंसर करोगे कि सर एक वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। अब पहले क्वेश्चन को जरा सोचें, मैंने आपसे पहले पूछा था कि वाटर जो है वो किन एटम से मिलके बना हुआ है, तो आपने मुझे आंसर किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इस चीज का पता करना कि ये चीज किस चीज से मिलके बनी हुई है।
इसे कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। दूसरा क्वेश्चन था, मैंने पूछा था कि कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो आपका आंसर आया था 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आपने विद क्वांटिटी बताया कि वाटर जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, आपने क्वांटिटी भी बता दी। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। तो 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, सब्सटेंसेस को देखा गया कि ये किन चीजों से मिलके बने हैं और कितनी कितनी मिकदार प्रेजेंट है इनमें। तो इस चीज ने ये डिस्क्लोज किया कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का हिस्सा है। लेट्स सपोज वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। अब ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन वाटर में भी प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में उसकी क्वांटिटी अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, वाटर में 1 ऑक्सीजन है। दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड दैट हाउ एलिमेंट्स ज्वाइन, कि किस तरह से एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं विद ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स, और बाद में टूट के उन एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनसे वो मिलके बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ये स्टडी की गई कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस तरह से आपस में मिलते हैं और पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, और बाद में अगर वाटर को तोड़ा जाए किस तरह से तोड़ा जाए कि वो दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज की जो है ना स्टडी 17वीं सेंचुरी में बहुत ज्यादा की गई थी। तो 17वीं सेंचुरी में जो फेमस पर्सनैलिटी जो आपकी बुक में लिखी गई है वो जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन का काम है, उनको उसके काम को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, हम जॉन डाल्टन के वर्क को स्टडी करते हैं। ये हैं जी हमारे जॉन डाल्टन साहब। तो इनका वर्क क्या था उसको स्टडी करते हैं। तो इन 1808 एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन रिकॉग्नाइज्ड दैट law of conservation of matter and the law of definite proportion could be explained by the existence of atom। इस लाइन का क्या मतलब है? एन इंग्लिश स्कूल टीचर, आपने ना ये जो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ ना, इससे ये नहीं सोच लेना कि ये इंग्लिश का स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर था। इंग्लिश जो बेसिकली वर्ड है ना, ये इंग्लैंड के रहने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंग्लैंड के रहने वाला एक स्कूल टीचर था, लेकिन था ये बेसिकली एक साइंटिस्ट ही या केमिस्ट, जो मर्जी कह लें इसको। ये इंग्लिश का टीचर हरगिज नहीं था। तो उसने ये चीज रिकॉग्नाइज की, उसने ये चीज की शनाख्त की, या उसने सोचा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों लॉज को हम एक ही सूरत में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम मैटर को इस तरह से सोचें कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है। अब ये 2 लॉज क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये है कि इस कुल कायनात में जितना भी मैटर मौजूद है वो कंजर्व है। कंजर्व से क्या मुराद है? मतलब लेट्स सपोज इस पूरी कुल कायनात में 10 kg मैटर है, तो ये लॉ ये कहता है कि ये 10 kg ही रहेगा। ना ही आप नया मैटर बना सकते हो और ना ही पहले वाला जो मौजूद मैटर है उसे खत्म कर सकते हो। ये कंजर्व है, जितना बना दिया गया उतना ही मौजूद है। और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी मैटर, लेट्स सपोज मैं वाटर की एग्जांपल ही लेता हूँ, बार बार वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आप काफी फेमिलियर हैं वाटर से। वाटर आप देखें H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अब हर वो चीज इस कुल कायनात में जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बनी होगी, आप उसको वाटर ही कहोगे। मतलब एक खास मिकदार में हाइड्रोजन और एक खास मिकदार में ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर ही बनेगा, कोई और चीज नहीं बनेगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड ही कहेंगे, कोई और चीज नहीं कहेंगे। यही वो लॉ कहता है कि हर जो चीज है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट मिकदार में मिलके बनी हुई है। अब इन दोनों लॉज को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें मैटर को ऐसे सोचना होगा कि वो एटम से मिलके बना हुआ है। अब आप ऐसे सोचो लेट्स सपोज वाटर H2O, अगर आप हाइड्रोजन को एक छोटा सा पार्टिकल तस्वर करो, ऑक्सीजन को एक और छोटा सा पार्टिकल तस्वर करो, और आप ये सोचो कि जो वाटर है वो
हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे पार्टिकल्स और ऑक्सीजन का एक छोटा सा पार्टिकल, इन दोनों को मिलाते हैं तो वाटर बन जाता है। मतलब आप अगर मैटर को एज ए एटम सोचोगे तो ही इन लॉज को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी डेवलप की, जिसका मेन पास्टुलेट ये था कि जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, वो डिफरेंट एटम्स से मिलके बने हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में डिफरेंट है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो इस स्लाइड की आपको अच्छे से समझ लग गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने काफी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया एटम का। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम एटम को डिफाइन कर सकें कि एटम चीज क्या है। तो चलें, नाउ व्हाट इज एटम, इसको डिफाइन करते हैं कि एटम हम कहते किसे हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। वही चीज, एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस का। बेसिकली यही वो पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है, हाइड्रोजन ने ही ऑक्सीजन से मिलना है, यही वो केमिकल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ही पानी बनेगा, तो ही वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसकी एग्जांपल्स हैं, एटम्स आ जाते हैं हीलियम के, नियोन, हाइड्रोजन, और भी पीरियोडिक टेबल आप देखें, और जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो एटम से ही मिलके बने हुए हैं। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम से मिलके बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में मेरा बच्चा हम जो एटम के बारे में मॉडर्न रिसर्च हुई है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है एटम के बारे में? मॉडर्न रिसर्च हैज क्लियरली शोन दैट एन एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रॉन्स, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। तो पहले तो यही समझा जाता था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, मॉडर्न रिसर्च अब ये कहती है कि इसने क्लियरली ये चीज बता दी है कि अब एटम भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट ये लिखे हुए हैं, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो। और ये सोचा जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि इसी तरह के, इन्हीं तरह के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह के 100 से ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो होएवर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट माना जाता है कि यही तीन जो है ना, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो हर एटम में पाए जाएंगे। ये तीन पार्टिकल्स हर एटम में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दे दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेरा बच्चा, आपकी बुक में जे बेrzelius का वर्क जो है ना वो दो तीन लाइंस में लिखा हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आया होता है। तो इसको आपने इसी तरह 3 पॉइंट्स में लिख देना है। तो जे बेrzelius जो थे, ये इनकी पिक्चर है। तो इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने काफी ज्यादा काम किया जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास डिटरमाइन करने में, कि एक एटम का कितना वजन है। लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करता हूँ, इसका कितना वजन है। इन्होंने इसकी डिटर्मिनेशन के लिए बहुत काम किया। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो इनकी एटॉमिक मासेस की वैल्यूज थी ना, जो इन्होंने काफी देर पहले दी थी, वो आज की जो मॉडर्न वैल्यूज हैं, इतनी तरक्की के बाद जो आज वैल्यूज आ रही हैं एटॉमिक मासेस की, ये उनकी उस जे बेrzelius की जो वैल्यूज थी उनके बहुत क्लोज है। मतलब उस वक्त में इस बंदे ने इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कर ली थी एटॉमिक मासेस की। और जो आज आप पढ़ते हो कि हाइड्रोजन को H से डोनेट करना है, सोडियम को Na से डोनेट करना है, हीलियम को He से डोनेट करना है, एलिमेंट्स को सिंबल देने का काम भी इसी बंदे ने किया था। इसलिए जे बेrzelius ने ही वो सिस्टम डेवलप किया था कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आपने ध्यान से याद कर लेना है। इसी तरह से 3 पॉइंट्स में आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिख देना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एविडेंस ऑफ एटम के नाम से आपकी बुक में एक पैराग्राफ लिखा गया है। तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये स्लाइड को प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले, अगर हमने किसी भी चीज को देखना हो, बहुत छोटी चीज को, हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं।
आपने अपने बचपन में वो एक लेंस होता है, उसको धूप के आगे करते हैं, किसी एक कागज को आग लग जाती है, आपने वो लाजमी एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो वो बेसिकली जो लेंस होता है वो एक माइक्रोस्कोप की ही टाइप है। वो आप अगर किसी छोटी चीज को उसके अंदर से देखेंगे, वो आपको इन लार्ज बड़ी करके दिखाएगा। वो एक माइक्रोस्कोप की ही टाइप है। इसी तरह से जब एटम को पहले से मौजूद हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ऐसी माइक्रोस्कोप जो लाइट को इस्तेमाल करे, बीम ऑफ लाइट सोर्स जो है वो यूज करे किसी भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए, उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप को जब यूज किया गया एटम को देखने के लिए, तो उसमें एटम नजर ही नहीं आया। एटम उसमें नजर क्यों नहीं आया? जब भी हमने एटम को देखना होता है ना, तो किसी भी छोटी चीज को देखना होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो उसको देखने के लिए। अब ये जो है ना लाइट की वेव है ये वाली, और वेवलेंथ क्या होती है? ये जो ऊपर वाले बल है ना, ये वाला बल और ये वाला बल, इसे कहते हैं क्रस्ट। और ये जो नीचे वाले बल है, ये वाला और ये वाला, इसे कहते हैं ट्रफ। या इन दोनों बल्स के दरमियान का डिफरेंस या इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस, इनको कहते हैं वेवलेंथ। अब ये 400 नैनोमीटर वेवलेंथ लिखी हुई है लाइट माइक्रोस्कोप की या लाइट की। तो 400 नैनोमीटर से क्या मुराद है? अगर आप 1 मीटर के 1 अरब हिस्से करो और उसका एक हिस्सा जो है ना वो ये डिस्टेंस है इस यहां से लेकर यहां तक का, अगर अब आपने लाइट से हर वो चीज जो 400 नैनोमीटर से बड़ी होगी वो आपको नजर आएगी, लेकिन जो चीज 400 नैनोमीटर से नीचे चली जाएगी, जिसका साइज 400 नैनोमीटर से नीचे चला जाएगा, वो आपको लाइट दिखा नहीं पाएगी। तो एटम जो है उसका साइज 400 नैनोमीटर से बहुत छोटा होता है, इसीलिए ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप को हम एटम को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए जरूरत थी हम कोई ऐसी सोर्स इस्तेमाल करें जिसकी ये जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी हो कि एटम के साइज से भी छोटी हो, ताकि हम एटम को विजुलाइज कर सके कि एटम का एविडेंस कलेक्ट कर सके कि एटम एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो उसके लिए बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम यूज की जाती है किसी भी चीज को देखने के लिए। तो इससे हम एटम की जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे इतनी छोटी ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, ये जो वेवलेंथ है ना, ये एटम के साइज से भी छोटी है। मतलब हम इस वेव से एटम को देख सकते हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम का एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं कि वाकई में एटम एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ बुक गया था ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो आपकी बुक में वो पैराग्राफ लिखा होगा। अब आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस पैराग्राफ में लिखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डियर स्टूडेंट्स, ये एट द एंड लेक्चर के एंड पे कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एमसीक्यूज। ये कुछ एमसीक्यूज आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये आपकी बुक की साइड पे ना ये एक पिक्चर दी हुई थी। ये बेसिकली जो ग्रेफाइट होती है ना, 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या चीज़ है, आपने यूज भी की हुई है, आपको पता भी है। ये जो आप लेड पेंसिल नहीं यूज करते लिखने के लिए, कच्ची पेंसिल जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो काले रंग का सिक्का होता है ब्लैक कलर का, वो बेसिकली ग्रेफाइट ही होती है। उसको 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया गया, बड़ा करके दिखाया गया आपको यहाँ पे। और इसमें जो ब्राइट लाइंस है ना वो कार्बन के एटम्स है। अगर इसको और बढ़ा के जाता है एटम और ज्यादा विजुलाइज होता। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है एमसीक्यूज के रिलेटेड, आपने ये इनको लाजमी ऐसा याद कर लेना है, पेपर में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एक्सरे मेथड provides data that atom of size is about 2 multiplied by 10 raised per minus 10 है, ये आप सही कर लें, गलती से +10 लिखा गया। मीटर आर 0.2 नैनोमीटर, मतलब इतना छोटा एटम है कि अगर आप 1 मीटर के 1 अरब से भी ज्यादा हिस्से करो और उसमें से एक हिस्सा जो होगा वो आपका एटम होगा, उससे भी छोटा होगा। और नेक्स्ट जो है वो एटम के मास के बारे में बताया गया, एटम का वजन कितना है, वो 10⁻⁻27 to 10⁻⁻20 kg, 25 kg, इतना थोड़ा मैस है एटम का। अब ये एटम के जो मैस है ना बेसिकली उसको AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हर दफा आप ये नहीं लिखने बैठ जाओगे 10⁻⁻27, 10⁻⁻25 kg। अब आपने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि इतना जब मैस है ना 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg, इसे मैं मानने AMU कह दूंगा।
जहां पे भी 1 AMU लिखा होगा डेफिनेटली इसका मतलब यही होगा कि 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 kg। तो एट द एंड ये काफी इंफॉर्मेटिव थिंग है। अगर आप एक फुल स्टॉप जो आप अपने लिखने के दौरान लगाते हो तो उसमें 2 मिलियंस ऑफ एटम पाए जाते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कुछ ना कुछ इस लेक्चर सुनने के बाद। तो आपने लेक्चर लेने के फौरन बाद जो है ना बुक से रीड करना है, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, मेरा जो बेसिक पर्पस था वो आपको कॉन्सेप्ट देना था। जब आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आपके लिए केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।